नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 7 मई 2023 और आज भी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं है। दोस्तों जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन मैं अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट के तौर पे 1 या 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं और आने वाले शिफ्ट में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं आशा के साथ इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं। इससे क्या होता है, अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाते हैं और याद रखने में भी आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, किसी पिंड की गति को दुगुना कर देने पर संवेग यानी मोमेंटम पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन CHSL में एज इट इज आया है, तो यहाँ से जो निकल कर अब क्वेश्चन बनेंगे उसकी भी डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। तो दुगुना हो जाता है, सेम रहता है ना, इसका आंसर भी दुगुना ही हो जाता है। अगर आप वेलोसिटी यानी वेग को दोगुना कर देंगे तो ये 2v हो जाएगा। और आप जानते हैं कि p यानी मोमेंटम का सूत्र क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है। यहाँ पे लिखा भी है मास गुने वेलोसिटी। तो p बराबर, अभी आपने जो है वेग को दुगुना कर दिया है वेलोसिटी को, तो हम यहाँ पे वेग के जगह पे 2v लिखेंगे और मास एज इट इज है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, p बराबर 2 इंटू vm। तो vm तो होता ही है और 2 से ज़्यादा गुना हो गया, मतलब गति दुगुना करने पे मोमेंटम भी दुगुना हो जाती है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसी भी पिंड की जो आपका अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए, वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाए, तो उसके कैनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², जहाँ m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर आप v के जगह पे 2v रखेंगे और फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ सूत्र में v² है, तो ये 4² हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, 1/2 m गुने 4v² है ना, 4v²। अब सूत्र कितना होता है कैनेटिक एनर्जी का, तो 1/2 mv² होता है। तो ये 4 एक्स्ट्रा है ना, तो 4 गुना हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जब आप वेग को दुगुना करेंगे तो कैनेटिक ऊर्जा मतलब चौगुना हो जाएगा, और जब आप वेलोसिटी को दुगुना करेंगे तो मोमेंटम यानी p भी सेम हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सभी जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, लेकिन कितनी बार मैंने एग्जाम में देखा है कि न्यूटन तो ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो अब क्या लिखें, है ना। तो आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन के साथ साथ km है ना, सेकेंड इनवर्स 2, इस प्रकार से km s⁻², इसे इनवर्स बोलते हैं ऐसे, है ना, या फिर km/s², है ना। तो ऐसे जरूर आप याद रखें। बल का जो आपका मात्रक होता है न्यूटन के साथ साथ इसे भी ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में देखा गया न्यूटन है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा दाब का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, पास्कल। और पास्कल के सिद्धांत पे क्या काम करता है, तो जो भी हाइड्रोलिक टेलर है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये सब आपका पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो बड़े बड़े ब्रिज में गड्ढा खोदते हैं पिलर बनाने के लिए, कर ऐसे जो मतलब खोदता रहता है पिलर डालने के लिए, ये सभी हाइड्रोलिक सिद्धांत पे ही काम करते हैं, है ना। इसके अलावा बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर होता है, nm होता है। कल मैंने एक चीज बताया था, अगर आपको याद हो, कि प्रतिरोध का मात्रक अगर डायरेक्ट पूछे तो आप बताते हो कि भैया ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, और ओम को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। लेकिन जब ये प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन है और बच्चे प्रतिरोध का ओम तो प्रतिरोधकता का भी ओम लगा देता है। तो प्रतिरोधकता के मात्रक में आपको ओम नहीं लगाना है, इसमें आपको ओम मीटर लगाना है। क्या, ओम मीटर लगाना है प्रतिरोधकता के साथ, और खाली प्रतिरोध रहेगा तो ओम लगाना है। तो इसको भी अच्छे से अपने पॉकेट में रखें, है ना। इसके अलावा ओम के नियम V बराबर IR मैंने कल बताया था। हालांकि ये टेक्निकल एग्जाम नहीं है तो इसमें कम आने की संभावना है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें V बराबर IR का मतलब होता है जहां पर V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कि कोली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है या फिर कहाँ से संबंधित है। देखिए कोली लोक नृत्य जो है ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो कोली लोक नृत्य जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भैया, महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से सिर्फ कोलीय नहीं संबंधित है, महाराष्ट्र से जो है आपका रंगोली,
रंगोली एक प्रकार का कला होता है महाराष्ट्र में, महिलाएं लोग बनाती हैं अपने दरवाजा के सामने, आंगन के सामने, किसी विशेष ओकेजन या ऐसे भी बनाती है ना। अबीर से बनता है रंगोली, इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका जो है ये रंगोली है हमारा, है ना। तो इस प्रकार से बनाया जाता है, रंगोली हो गया, कोली डांस हो गया। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र में जो है गणपति उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव है गणपति उत्सव, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। महाराष्ट्र के जो नववर्ष है उसे आप गुड़ी पाड़वा के नाम से जानते हैं। क्या? गुड़ी पाड़वा। देखिए मैंने बता रखा है भाई कि नववर्ष और मकर संक्रांति के समय देश के अन्य कोने में जो त्योहार मनाई जाती है उसे क्या क्या नाम दिया जाता है, दोनों पीडीएफ में इंक्लूड है, दे दिया हूँ, आगे का काम आप लोगों का है। जैसे गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसी त्योहार को उगादी कहते हैं, तमिलनाडु में इसी त्योहार को जो है पोटांडू कहते हैं या पोतांदू कहते हैं, है ना। बिहार में इसे शीतल कहते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर नव वर्ष को क्या कहते हैं। तो देखिए जहाँ पे स्पेसिफिक, जहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे उगादी आपका जो है अरुणाचल मतलब कहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर कहा जाता है, तो ऐसा अगर नहीं है किसी राज्य में इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे जो चैती नवरात्रि होती है ना, दुर्गा पूजा 2 बार होता है साल में, एक चैत में होता है और एक आपका जो है दीपावली के थोड़ा पहले होता है ना। तो जो चैती नवरात्रि होता है उसे ही नववर्ष का स्टार्टअप माना जाता है, बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी। और जो मैंने बताया है कि बिहार में नववर्ष को शीतल कहते हैं, ये बिहार में नेपाल से सटा हुआ एक रीजन है, यहाँ पे उत्तर दिशा के अंदर, यहाँ पे होगा, है ना। तो ये मधुबनी, दरभंगा इस सब में डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, इसे मिथिलांचल रीजन कहा जाता है। तो वहाँ पे जुड़ शीतल त्योहार के नाम से जानते हैं, है ना, इस नववर्ष को। ठीक है, तो समझ गए। यूपी और बिहार में जो है इसे जनरली चैती दुर्गा के नाम से ही नववर्ष मनाते हैं, है ना। तो कोली लोक नृत्य कहाँ का? महाराष्ट्र का हो गया, रंगोली बताया, महाराष्ट्र का ही हो गया रंगोली भी। इसके अलावा गणपति उत्सव, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव होता है, इसे भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में तमाशा लोक नृत्य होता है, इसे भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में लावनी लोक नृत्य होता है, कॉलेज वगैरह के फंक्शन में ये नृत्य ज़्यादा होता है, इसे भी ध्यान रखना है। तो ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में एक संगीत का प्रकार है अभंग, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है अभंग, है ना। तो ये आपका जैसे बिरहा आप कहते हैं ना, बिरहा अपने तरफ, तो इधर महाराष्ट्र में एक ऐसे ही गायन का प्रकार है अभंग। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नाटी नृत्य, डांगी नृत्य, डंडा नाच, मैंने कल बताया था कि इसमें स्पेलिंग के मिस्टेक से अलग अलग स्टेट हो जाते हैं, डांडिया, डंडा, डंडिया, है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ डंडा पढ़ेंगे। डंडा नाच जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और डांडिया पढ़ लीजिए क्योंकि ये अच्छा है। तो डांडिया जो है ये आपका गुजरात से है। ठीक है, इसके अलावा बिहू, बिछुआ, बगुरम्बा, खेल गोपाल, कली गोपाल, ये सभी जो है आपका असम से संबंधित लोक नृत्य का फॉर्म है। इसमें बिहू आपका त्योहार भी है। बिहू जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। रंगोली बिहू आपका होली के जस्ट बाद होता है, माघ में मनाया जाने वाला बिहू को माघी बिहू कहते हैं। एक और बिहू है। इसके अलावा मुखौटा नृत्य, है ना, या फिर इसे युद्ध नृत्य भी कहते हैं, लड़ाई वाला नृत्य भी कहते हैं। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट त्योहार है सोलुंग और मोपिन, है ना, सोलुंग और मोपिन त्योहार, ये आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है लोसार भी मनाया जाता है, जिसे नव वर्ष के रूप में ही सेलिब्रेट करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लोसार आपके मन में, मैंने पहले भी बताया, एक से अधिक जगह मनाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मनाया जाता है और लद्दाख के अंदर भी मनाया जाता है लोसार त्योहार को। ठीक है, इसके अलावा एक लोसांग है दोस्तों, गला खराब है, मैंने नहीं करना है। लोसांग त्योहार ये सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल जो है ये आपका गोवा के अंदर मनाया जाता है ना, सिम्गो फेस्टिवल, तो इसे भी ध्यान रखें, है ना। चलते हैं आगे। हाँ, एक त्योहार और जो आपके ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सागा दावा। सागा दावा भी सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखें। और इसी फॉर्म में एक और त्योहार है सो ओ जो ओ, ये आपका गोवा के अंदर मनाया जाता है, कई बार पूछा गया है सो जो। ठीक है, साओ जे जाओ भी कहीं कहीं लिखा रहता है। झूमर, सॉरी ये झूमर नहीं होगा, झूमर कह दीजिएगा तो फिर अच्छा। चलिए, झूमर लिखा है तो झूमर कहाँ का है? तो झूमर आपका झारखंड के अंदर चले जाइएगा। ठीक है, झूमर झारखंड के अंदर चले जाइएगा, और ये कुछ इलाका बिहार भी कवर करता है,
जहाँ पे झूमर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं घूमर लिखना चाह रहा था, तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ घूमर। तो घूमर जो है ये आपका राजस्थान का है, कलबेलिया भी राजस्थान का है, पनिहारी, गणगौर ये सभी राजस्थान का नृत्य है। इसमें कलबेलिया को सपेरों का नृत्य कहा जाता है, और ये जो घूमर नृत्य होगा ये गणगौर त्योहार के अवसर पे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगला है नौखाई त्योहार। नौखाई त्योहार ये फसलों से संबंधित त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के अंदर नवकलेश्वर महोत्सव भी मनाया जाता है। उड़ीसा के अंदर धनु जात्रा त्योहार भी मनाया जाता है। उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा त्योहार भी मनाया जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। उड़ीसा के अंदर घुमरा नामक लोक नृत्य भी किया जाता है। देखिए राजस्थान में खाली घूमर है, रा कार लग जाता है, घुमरा हो जाता है तो उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब उड़ीसा के रिगार्ड में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोणार्क की मंदिर हो गया, चिल्का झील हो गया, कलिंग तट हो गया, उत्कल तट हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, ये सभी भगवान जगन्नाथ का मंदिर हो गया, ये सभी उड़ीसा के अंदर जो है स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ये भी उड़ीसा में है ना। इस बार का जो आपका हॉकी टूर्नामेंट मतलब हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये भी जो है आपका उड़ीसा के अंदर ही हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या पॉइंट है यहाँ पे, बतुकम्मा मेदराम जात्रा तेलंगाना, ये तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना में एक और त्यौहार मनाया जाता है बोनालू। तो ठीक है, तो बोनालू को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बतुकम्मा के बारे में ध्यान रखेंगे कि इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। और इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो त्योहारों का त्योहार जो है ये आपका कहा जाता है किसको, तो नागालैंड में जो होता है आपका हॉर्नबिल को जो है ये आपका त्योहारों का त्योहार और फूलों का त्योहार बतुकम्मा को कहा जाता है। देखिए एक त्योहार होता है फूलदेई त्योहार जो है ये उत्तराखंड का है, तो इसे अलग से भी ध्यान रखिए। अगला एक प्रश्न है हमारा, साइकेस तथा पाइनस किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है। देखिए आप पौधा कई तरीके से आप नाम जानते होंगे, जिम्नोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म, फेनोरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, इस प्रकार जानते हैं ना। तो इसी में से जो पूछ रहा है कि भाई ये किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है, साइकस पाइनस। तो साइकस और पाइनस जो है ये जिम्नोस्पर्म में आता है, जिसे नग्न बीजी कहते हैं। नग्न बीजी कहते हैं आपका किसको, जिम्नोस्पर्म को। परसों के जब ये लास्ट किया था तो लास्ट शिफ्ट में पूछा था ना एमटीएस में कि फर्न किस कुल में आते हैं या किस समूह में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से रख लिया है कि फर्न और मॉस जो है ये टेरिडोफाइट समूह से आ जाता है। कौन सा, टेरिडोफाइट्स है ना, बिलोंग करते हैं। इसके अलावा थाइलोफाइटा समूह में कौन कौन सा आता है, तो शैवाल आ जाता है, कवक आ जाता है, और काफी हद तक जीवाणु भी आ जाता है आपका किसमें, थाइलोफाइटा में, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, थाइलोफाइटा जो है ये सजीव जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है आपका इसका शरीर जो है बटा हुआ नहीं होते हैं। इस कुल के जो पौधे होते हैं इसमें पत्ता वगैरह तना वगैरह से विभक्त नहीं होता है, जैसे आपने शैवाल यानी अलगी यानी काई वगैरह को देखा होगा। थाइलोफाइटा सजीव जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये अभी बताया। क्रिप्टोगेम इस प्रकार के पौधे में बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं। जो क्रिप्टोगेम पौधे होते हैं उसमें जो है बीज उत्पादन नहीं होता है। अक्षम मतलब जो है नहीं, है ना, अक्षम मतलब सक्षम का उल्टा है। फेनोरोगेम्स प्रकार के पौधों में बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी क्रिप्टोगेम्स में, एक सेकेंड, मतलब क्या हुआ, खांसी बहुत परेशान किया दोस्तों। ये क्रिप्टोगेम्स में जो है बीज उत्पन्न नहीं होते हैं और फेनोरोगेम्स में बीज उत्पन्न होते हैं। तो इस हिसाब से भी आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण से काफी क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले क्या है, तो इनके लिए भोजन बनाने की जो है आवश्यक एक विधि है। इसमें पेड़ पौधे को पोषक तत्व प्राप्त होता है और हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, तो जो सबसे ज्यादा आवश्यक है ये सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो क्लोरोफिल में आपसे कई बार पूछा गया है कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका आंसर होता है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जाइलम उत्तक से पौधों में किस चीज का जो है मतलब प्रवाह होता है, तो जल का, है ना, जल का जो है जाइलम से, और फ्लोएम से फूड। देखिए एफ से फ्लोएम होता है, एफ से फूड होता है, फूड मतलब खाना होता है। जाइलम जौ से है और जल भी जौ से है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड। मरुस्थल इत्यादि में उगने वाले जो कटीली पौधा होता है जिसमें पत्ता कम कांटा ज्यादा होता है उसे जीरोफाइट्स कहा जाता है।
ठीक है, जैसे बबूल वगैरह की पौधे ज्यादातर मरुस्थल में होती है, ठीक है, नागफनी वगैरह, कैक्टस वगैरह। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मगध पर हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ था। देखिए मगध पर जो है सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है गुरु? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार, है ना। बिंबिसार का पुत्र कौन थे? अजात शत्रु। और अजात शत्रु जो है अपने पिताजी को जो है हत्या कर दिए थे और तब गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता, हंता मतलब हत्या करने वाला, पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। तो हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश आए, ठीक है, शिशुनाग वंश। इसके अलावा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। राजधानी कहाँ थी हर्यक वंश की? तो गिरिब्रिज, जिसे आजकल जो है राजगीर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? उदयन, है ना। और ये सब एक दूसरे को जो है अपने अपने पिताजी को जो है हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता कहा जाता है। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? आपका जो है ये जो आपका वंश है शिशुनाग वंश आया। इसके अलावा हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन हो गया। इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन जानने लायक है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगीर के अंदर, ये हर्यक वंशीय शासक अजात शत्रु के समय में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली के अंदर शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था। काला अशोक नहीं भाई, कालाशोक, इस प्रकार से नाम है इसका, है ना। तो इसके काल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्रा के अंदर में हुआ था, यहाँ पे लिखा गया है। और चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ संगति का जो आयोजन हुआ था ये आपका कुंडलबन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। तो ये बात चारों बौद्ध संगति किसकी शासक के काल में हुआ था आप जान गए। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, है ना, तो ये भी आप जाने। इसके अलावा मौर्य समाज की स्थापना से आपका प्रश्न आ जाता है कि कब हुआ था, तो बताइएगा 322 बीसी में, यानी 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र किताब है जो कौन लिखा है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिसके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करा था धनानंद को हराकर, ठीक है। इस पे सीरियल भी बना है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये किस वंश के बारे में जो है विस्तृत जानकारी देता है? तो आप बताइएगा मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की जो राज व्यवस्था है, जो नीति नियम थे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कराता है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र पूछा भी गया आपके एमटीएस में। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वीवीआई करके रखेंगे क्योंकि ऐसे ही योजना पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा पुराना हो और फेमस भी हुआ हो, ठीक है। तो 16 जनवरी 2016 को जो है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया में हुई थी। इस स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू करने का श्रेय जो है अरुण जेटली साहब को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाए जाने की बात करी गई है इंडिया के अंदर। अब कुछ योजना है जो पुराने हैं और सफल भी हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप सभी जानते हैं, बैंक में खाता खुलाना, है ना, हर आदमी को बैंक की जो है फैसिलिटी का लाभ मुहैया कराना है, इसका उद्देश्य था। 2014 में आया प्रधानमंत्री जनधन योजना, लेकिन जन तो आए लेकिन धन नहीं आए। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लाया गया, गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को, है ना। इसके अलावा अमृत मिशन, ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है अमृत, और से जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब है, तो ये 2015 में आया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये आपका 2017 में आया है ना। पीएम श्रम योगी योजना 2019 में आया है। इस प्रकार एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो प्रधानमंत्री किसान को आर्थिक लाभ दिया जाता है 6,000 का 2,000 के 3 किस्त में, है ना। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा कि भरतनाट्यम के लिए या फिर भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना टी बाला सरस्वती को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? देखिए कल इस प्रकार के एक प्रश्न में मिस प्रिंट हो गया था, पंडित बिरजू महाराज 1983 हम यहाँ पे लिख दिए थे, लेकिन अच्छे किताब में मैंने देखा है 1983, क्योंकि मैं जो है बहुत कम गलत हो सकता हूँ ऐसा मुझे खुद पे विश्वास है ना। लेकिन मैंने भी कल जब बच्चे ने कमेंट करा कि ये 1986 में दिया गया है, तो मैंने गूगल करा, वहां भी जो है विकिपीडिया में 1986 ही बता रहा था। तो इस पे मैं अभी भी संदेहास्पद हूँ कि ये इसका आंसर क्या है। मैं 1-2 किताब और देखूंगा तभी बता पाऊंगा बिरजू महाराज को कब मिला है आपका पद्म भूषण, तो उसे थोड़ा सा स्किप करके रखेंगे जो कल बताया था, ठीक है। भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना टी बाला सरस्वती को जो है 1977 में आपका
पद्म भूषण दिया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कल ही का सीट है आपके सामने, जो मैंने कल बताया था कि ये रेड्डी फैमिली, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सब किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण 2001 में दिया गया था आपका भरतनाट्यम के लिए। संयुक्ता परिगिरी को 1975 में पद्मश्री से नवाजा गया था ओडिसी नृत्य के लिए। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज वाला अभी विवादास्पद है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने किताब में 1983 देखा है, गूगल पे 1986 बता रहा है। किसका मानूं तो एक दो किताब और खंगालना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा सितारा देवी 2006 में जो है इनको मिला था पद्म भूषण। 1970 में इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया गया है, और इनको जो है कथक के लिए दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है हमारा एक चीज जान लीजिए, अभी तक जो है वेद से क्वेश्चन नहीं आया है, और ये गैप के बाद आपको वेद सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे मेरा अनुमान कहता है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा कुछ रख लिया है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,462 है। वैसे 10,462 में 118 और ऐड करेंगे, इतनी मंत्र है, लेकिन 118 मंत्र को दोबारा रिपीटेशन किया गया है, इसीलिए 10,462 फाइनल आता है। अगर 10,462 ऑप्शन में नहीं है तो इसमें 118 जोड़ दीजिए तो 580 हो जाएगा शायद, हाँ 10,580 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन में हो सकता है। इसीलिए विस्तृत जानकारी रखना ज़्यादा अच्छा होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं। ऋग्वेद जो है सर्वाधिक पुरानी वेद है तथा सबसे बड़ी वेद है, ये बात भी आप जानते हैं। आप कहोगे जी सर, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिया गया है, एकदम लिया गया है। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, VVI क्वेश्चन, PCS वगैरह में आता है ये क्वेश्चन, होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं या फिर अध्ययन करता है उसे होत्र या होता कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है हमारे पास, है ना, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना हो गया। इसके अलावा सबसे बाद वाला वेद आपका अथर्ववेद है। एक सेकेंड, खांसी बहुत परेशान की। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहलाता है, यह आप जानते हैं, जिसका उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन तथा गद और पद दोनों में लिखा गया है। एक चीज ये वाला पॉइंट लिखने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे ऊपर ऊपर से सिर्फ ये जान लेते हैं कि जो भी जादू टोना वशीकरण या फिर इस कैडर के चीज हैं ये सिर्फ अथर्ववेद में है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है ताकि आप एग्जाम के अंदर गलती न करो। जब पूजा अनुष्ठान की जो है मंत्र यज्ञ वगैरह की बात किया हो कि इसका वर्णन किस वेद में मिलता है तो आप यजुर्वेद मार के आएंगे। जब जादू टोना, है ना, इलाज चिकित्सीय वगैरह की बात हो तब आप जो है अथर्ववेद मार के आएंगे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना। जब धार्मिक अनुष्ठान की बात हो तो आप जो है यजुर्वेद को टिक करके आना। ठीक है, और गद पद दोनों में लिखा है। इसके अलावा सबसे पुराना जो पुराण है ये मत्स्य पुराण है, इसे भी ध्यान रखें। देखिए वेद 4 है, वेदांग 6 है ना, 108 उपनिषद है और पुराण 18 है। तो इन 18 पुराण में जो सबसे पुराना पुराण है या फिर सबसे विस्तृत पुराण है ये आपका कौन है, मत्स्य पुराण है, इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो 2011 में जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की लिंगानुपात कितनी है। देखिए जनगणना से 2011 से क्वेश्चन तो पूछने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि आप अभी जो है कितने 10 सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हाल के जो 4-5 एग्जाम हुए पिछले साल से इस साल तक, इसमें लगातार जनगणना को जो है फिक्स कर रखा है। तो अब उनके पास क्वेश्चन नहीं बच रहा है, तो अब क्या कर रहा है वो अंदर घुस के और उसको छील के ऊपर से तब नीचे से पूछ रहा है। तो देखिए लिंगानुपात तो सभी जानते हैं आपका कि इंडिया का 943 है। तो अगर पूछ ले भाई कि ग्रामीण क्षेत्र की लिंगानुपात कितनी है तो 949, और शहरी क्षेत्र की लिंगानुपात कितनी है तो 929। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल लिंगानुपात है 943। इंडिया का ओवरऑल जो साक्षरता रेट है, लिटरेसी रेट है, ये कितना है 74.04। सबसे अधिक जो आपका साक्षर पढ़े लिखे राज्य है ये केरल है, और सबसे कम जो साक्षरता रेट है ये आपका बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका बिहार में है, और केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। ठीक है, और ये ऐसे में बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक घनत्व दिल्ली और सबसे कम घनत्व जो है अंडमान निकोबार में। कल मैंने 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री के बारे में बताया था कि कौन किसको अलग करता है। तो मेरा ट्रिक अगर आपको याद हो यहाँ पे दोहरा देता हूँ। मालदीव से मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय दोनों का सेम नाम से स्टार्ट है ना, तो ये जो है आपका 8 से अलग होता है।
और 10 वाला जो होता है अंडमान से कार निकोबार, और एगो जो छूट गया वो 9 से जुड़ता है। तो याद हो गया होगा अब तक मेरे हिसाब से, तो है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, ये बात आप सभी जानते हैं। सिक्किम के अंदर 2-3 क्वेश्चन और आपका जनगणना से बन जाएगा कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहे तो भी सिक्किम, और सबसे कम अर्बन जनसंख्या कहे तो भी सिक्किम, और ओवरऑल सबसे कम जनसंख्या कहे तो भी सिक्किम। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपका महाराष्ट्र में है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या मतलब सबसे अधिक शहरी ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक शहरी बाबू रहते हैं महाराष्ट्र में, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है। ओवरऑल भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश का ही सबसे अधिक है। दोस्तों आप लोग कहते हो वीडियो लेंदी हो जाता है, अब इतना चीज बताएं जाएंगे तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी तो होगी, तो आप जो है 1.5K में करके देख लिया कीजिए, तो इसे जो है तुरंत जो है टाइम भाग जाएगा। भारतीय इतिहास में योजना अवकाश के काल किसे कहा जाता है? देखिए 2-3 पड़ाव ऐसे आए कि जहाँ पे 5 वर्षीय योजना नहीं बने, उसके जगह पे जो है 1 वर्ष की प्लान बनाए गए, तो ऐसे को जो है योजना अवकाश नाम दिया गया। ये 1966 से 1969 हो गया, नहीं तो इसीलिए चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप देखते होंगे 1969 से 1974 होता है, वैसे चौथा का यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो 3 साल की गैप है इसी बीच को योजना अवकाश कहा जाता है। इस दरमियान जो है 1-1 वर्ष का योजना बनाया गया, सालाना योजना बनाया गया, क्योंकि हमारी स्थिति जो है उस समय काफी खराब हो गई थी, है ना, क्योंकि युद्ध का मार हम झेले थे, सूखा आ गया था, है ना, ये सब। इस दौरान पंचवर्षीय योजना की जगह पे 3 वार्षिक योजना बनाई गई, आप समझ गए। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा? 1951 से 1956। कौन से मॉडल पे रहा? हैराल्ड डोमर के मॉडल पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 रहा, पीसी महालनोबिस। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 से 66 रहा, गाडगिल फार्मूला। अब ये प्रथम, दूसरे और तीसरे में क्या क्या उद्देश्य था और किस किस पे बल दिया गया, ये बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास, बल दिया गया किस पे? कृषि पे। द्वितीय का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, बल दिया गया भारी उद्योग पर। और तीसरे में दोनों पर बल दिया गया, जो पहले में बल दिया गया प्लस दूसरे में बल दिया गया, तो तीसरे में मिलो जुलू बल दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। अब भारत में योजना नहीं बनती है क्योंकि योजना आयोग ही नहीं है। योजना आयोग को 2015 में समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर लिया गया है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो है पीएम है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। ये बात सभी को ध्यान रखते हुए आगे निकल लेना है। रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। निजाम गोल्ड कप का संबंध, डूरंड कप का संबंध, संतोष ट्रॉफी का संबंध सभी फुटबॉल से है। देखिए जो आपके पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है इस वीडियो के अंतर्गत, सभी वही पैटर्न को मैंने फॉलो किया है और करता रहता हूं, ताकि आपको जो है दिशा विहीन सवाल में न भटकाऊं, बिना मतलब का आपका टाइम न खाऊं, है ना। एसेज श्रृंखला, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। राधा मोहन कप, इजरा कप काफी पूछा जाता है क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, ये पोलो से संबंधित है। एजरा भी लिखता है कहीं कहीं से, एजरा, ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा जौहर कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगा स्वामी कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। यहाँ पे तो आप ध्यानचंद साहब को देख के ही पकड़ लिए होंगे, लेकिन हर जगह ध्यानचंद साहब तो आपके साथ नहीं रहेगा, तो याद रखना होगा जौहर कप, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता आपका जर्मनी रहा है, और जो क्रिकेट एशिया कप 2022 के विजेता रहे थे वो श्रीलंका रहे थे, पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, और ये जर्मनी जो रहा है ये बेल्जियम को हरा के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला है हमारा, लॉन टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? देखिए उस दिन पूछा गया था कि टेनिस में जो डबल युगल खेल होता है उस कोर्ट की माप कितनी होती है, तो यहाँ पे मैंने लॉन टेनिस रखा है। तो लॉन टेनिस में जो कोर्ट की लंबाई होता है ये 23.77, कहीं कहीं आपको 23.75 भी मिलेगा, तो आपको जनरली याद होना चाहिए कि 23 से 24 के बीच में है ना, तो 23.77 मीटर हो जाता है। लॉन टेनिस की कोर्ट का डायामीटर जो है 23.77 लंबाई और 10.97 यानी 11 के करीब चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है, इस सीट पे आप पर्सनली 2 मिनट टाइम खर्च कर लेना। ठीक है, इसके अलावा टेबल टेनिस का डायामीटर जो है 274 बाई 152 सेंटीमीटर या फिर 2.74 मीटर गुने 1.52 मीटर। ठीक है, इसे सेंटीमीटर में याद रखें, ज्यादा बेटर है।
2300 274 गुने 152, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, आज नहीं कल तो छपेगा जरूर। इसके अलावा वॉलीबॉल में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये आपका 18 और 9 होता है, 18 लंबाई 9 चौड़ाई होता है। वॉलीबॉल में इस प्रकार का एक जो है मैदान होता है, यहाँ पे एक नेट लगा रहता है, एक बॉल इधर फेंकता है, फिर ये बॉल इधर फेंकता है। बॉल को नीचे गिरने से पहले जो है मार के उसके घर में फेंकना होता है। इसमें 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं दोनों पक्ष में, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना। इसके अलावा बैडमिंटन युगल खेल के लिए कोर्ट की लंबाई 13.14 गुने चौड़ाई 6.09 मीटर होता है, यानी आप याद रखेंगे इसे 13.1 मीटर, है ना, गुने 6 मीटर, इस प्रकार से। देखिए एकदम ये आंकड़ा जो है ये याद होने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको मोटा मोटी पे याद रखने की जो है ये बता दिया कि जैसे 13.14 है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 13.1 है और 6 के करीब है ना, ऐसा। इसी प्रकार से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में देख लीजिए, हॉकी में जो है 6.96 यानी 61 मीटर के करीब, और चौड़ाई जो है 25.9 यानी 26 मीटर के करीब। फुटबॉल जो है 109.8, कहीं कहीं से 110 भी आपको छोटे मोटे किताब में दिख जाएंगे, और ये 48.8 मीटर चौड़ाई होती है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा क्रिकेट का देख लीजिएगा, 20.12 गुने 3.05, और पंपिंग क्रीज की जो है 4 फीट होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे अगला जो हमारा प्रश्न है, न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, व्यंजक प्राप्त होती है, तो ये न्यूटन की सेकेंड नियम जो है इससे बल को परिभाषित किया गया है। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है कि किस नियम को जड़ता का नियम कहते हैं, तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम से बल की परिभाषा संबंधित है। तीसरा नियम जो है रॉकेट संचालन में उपयोग होता है ना, जिसे रॉकेट संचालन को आप 3-4 तरीके से आप क्वेश्चन याद रख सकते हो। रॉकेट संचालन में थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से अप्लाई होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इस भाषा में भी आप याद रख सकते हैं। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, जो निम्न ताप की इंजन होती है। तो ये सभी अच्छा, रॉकेट के संचालन में एक आयल होता है जिसे प्रणोदक कहते हैं, फ्यूल, तो इसका प्रयोग होता है। तो ये सब कुछ रॉकेट के संचालन से है, मैं ऐसे ही बता दिया, याद आ गया तो, है ना। इसके अलावा न्यूटन ने शीतलन का नियम भी दिया है ना। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया है। अष्टक का नियम जो है ये आपका न्यूलैंडस महोदय दिया है, और ये विवादास्पद है कि अष्टक का नियम जो है पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जैसे ये कोई तत्व है, यहाँ पे अगर 8वां तत्व आ जाएगा तो ये जो है सेम इनका गुणधर्म इसमें रहता है, लेकिन ये जो है लागू नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अष्टक के नियम के अनुसार, यानी न्यूलैंडस के अष्टक के नियम के अनुसार किस तत्व तक जो है उनका नियम लगता है, तो कैल्शियम तक बताना है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, ठीक है। बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है, तो बताइएगा स्थिर ताप रहता है। ताप जो है स्थिर रहता है, मतलब एकदम कांस्टेंट रहता है। और चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है, तो बताइएगा दाब जो है ये आपका स्थिर रहता है चार्ल्स के नियम में, और बॉयल के नियम में ताप कांस्टेंट रहता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि समान ताप एवं दाब पर 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो आप बताइएगा 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। और 1 मोल में कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर ये 23 होता है। हमेशा ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताइएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रसिया से, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार में जो भी आर्टिकल हैं 12 से 35 याद करवा दिया। मौलिक कर्तव्य के जो भी इतिहास है 42वां संविधान संशोधन से लेके 86वां संशोधन 2002 तक सभी इतिहास बता दिया है। कौन सी समिति है, कहाँ रखा गया है, कितने प्रकार का है, कब जोड़ा गया, सब बता दिए हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आर्टिकल 368 संबंधित है। नीति निषेध तत्व, इसके बारे में भी संपूर्ण चीज बता दिया हूँ कि कौन कौन सा आर्टिकल आपको याद रखना है। ये 36 से 51 के बीच में वर्णित है। और जो आपका राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, 238 आपका राज्यसभा में चुनाव होकर आता है और 12 को मनोनयन होता है। तो ये जो 12 आते हैं राष्ट्रपति साहब के द्वारा, ये जो है कौन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अधिकांश तत्व जो है कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 से लिया गया। और ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अपने को क्या लगता है कि अमेरिका से ये लिया गया है,
रूस से ये ले गया, अफ्रीका से ये लिया गया, कहीं से भी रहने दो, जो भारतीय संविधान का लगभग 60 से 65% मान लीजिए हिस्सा सिर्फ एक अधिनियम से आया है। ये है अधिनियम 1935 जो भारत सरकार बनाए गए थे अंग्रेज के समय। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा प्रेरित है भारत की संविधान। वर्तमान में देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल के पोस्ट पे तैनात थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन नीचे वाले लाइन पे गौर कीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा होते हैं इनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भूकंप के उत्पन्न तरंगों में सर्वाधिक गति किस प्रकार की तरंग की होती है। देखिए, भूकंप में 3 प्रकार की तरंग जो है जनरली उत्पन्न होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग। इसमें वेग की बात करें तो सबसे अधिक जो वेलोसिटी है पी की है, फिर सेकेंडरी की है और फिर एल की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चाल पूछा जा रहा है तो पी आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। भूकंप में जो है 3 प्रकार की तरंग निकलती है, PSL अभी बता दिया। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। मान लीजिए, हमें तो बनाने नहीं आएगा, लेकिन ये मान लीजिए कि छोटा वाला जो है ना, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग है और ये जो बड़ा वाला है दिख रहा है ये बाहरी भाग है। तो जहां से भूकंप निकला था, यहाँ से निकला, तो इसे केंद्र कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं केंद्र। लेकिन इसी के ऊपर इस पृथ्वी के पर जहां भी पहला झटका लगा इसे ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई, ये पृथ्वी का निचला हिस्सा है, यहाँ से हुआ भूकंप की उत्पत्ति, तो ये जो झटका आया, ये जो तरंग आया, ये पृथ्वी के इसी के सामने कहीं ना कहीं ऊपर में लगा होगा, तो ये जो पृथ्वी पे झटका देगा इसे ईपी सेंटर कहते हैं। लेकिन जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे सिर्फ केंद्र कहते हैं। ये बार में भी ये डिफिनीशन से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो नीचे वाले पॉइंट में आप ईपी सेंटर का देख सकते हैं लैंग्वेज, भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, है ना, रिक्टर स्केल से मापा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गति की बात हो गई थी कि भाई पी का सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी से, सबसे कम एल का। एल तरंग को जो है यहाँ पे सबसे एक बात कहा जाता है कि ये ऊपर की तरफ जो है आपका कण को नहीं भेजता है, ये जो झटका है सिर्फ नीचे की तरफ लगाता है, और बाद बाकी पी और एस जो है ये मान लीजिए यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई थी तो ये अपना जो है फ्रीक्वेंसी नीचे ही भेजता है और ऊपर ही भेजता है झटका। ठीक है, तो दोनों दिशा में बल लगाते हैं, ऊपर नीचे। लेकिन एल का ऐसा नहीं है, एल सिर्फ नीचे की तरफ ही जो है झटका मारता है। अभी अभी सीरिया में जो भारत सरकार जो मदद दिए हैं उसका नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। ये क्वेश्चन CHSL में आ चुका है, इसीलिए भूकंप से संबंधित बात हो रही थी तो मैंने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी परमाणु के M कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखिए, जो परमाणु में एक तो कक्षा होता है और एक उपकक्षा होता है, एक तो कक्षा होता है और एक आपका उपकक्षा होता है। तो कक्षा को हम जहाँ KLM से जो है नाम देते हैं, वही जो सबसेल होता है उपकक्षा होता है उसे हम SPDF नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा और उपकक्षा का जो है अल्फाबेट आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो आपका किसी भी परमाणु में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये फॉर्मूला को फॉलो करता है 2n², जहां पर n क्या है, कक्षा की संख्या, क्या है, कक्षा का नंबरिंग, कक्षा की संख्या या फिर नंबरिंग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका बोल रहा है कि पहला कक्षा में कितना होगा, तो पहला कक्षा में 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 2n² में तो 2 गो होगा। दूसरा में कितना होगा, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 दूने के 8 होगा। तीसरा में 2 गुने 3 का स्क्वायर 3 3 दूना के 18 होगा। और चौथा में 2 गुने 4 का स्क्वायर 32 होगा। समझ गए, मतलब ये जो आपका KLM N इस प्रकार से जो कक्षा है इसमें आपका K में 2 हो जाएगा, अगर K से स्टार्ट हो रही तो L से आपका 8 हो जाएगा, M से आपका इतना निकला था 2 गुने 3 3 दूना 18, 2n² में डालना है जहाँ n पर कक्षों की संख्या, और आपका जो है n में हो जाएगा, n का वैल्यू 4 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 18 8 2। तो आई होप आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं 2n² से, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं SPDF क्या है। तो भाई SPDF जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो कोई भी चीज का तो यही इस्तेमाल होता है SPDF। जैसे मान लीजिए किसी चीज का परमाणु क्रमांक, मान लीजिए कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हमने यहाँ पे 6 रखा, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2, है ना, 1s2 2s2 2p2, है ना। अब ये हो गया 2 2 4 2 6।
अगर मान लीजिए कि 8 होता परमाणु क्रमांक तब कैसे लिखते, 1s2 2s2 2p4 है ना, तो 8 हो जाता। अब यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की नमूना है, बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो p होता है, जो s होता, सॉरी जो s होता है, ये 2, या फिर 4 4 जोड़ते जाइए, 2 4 6, फिर 4 जोड़िए 10, फिर 14। तो एसपीडीएफ जो है 2 6 10 14, ये सब सेल होता है एसपीडीएफ, इसमें इतने हो सकते हैं। और आपने मेन वाले में देखा ही 2 8 16 और कितना था, 2 8 18 32 था ना 2n² में। यहाँ पे कुछ और है, किसी तत्व की जो है, किसी तत्व को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर वगैरह, ये भी पूछा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और वनस्पति तेलों से जो डालडा बनाने, या किसी ही डालडा को कृत्रिम घी कहते हैं, कृत्रिम घी कहते हैं, है ना, डालडा को क्या कहते हैं, कृत्रिम घी कहते हैं, है ना। तो ये बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, वीवीआई करके रखेंगे, 2 करोड़ बार एग्जाम में आया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये लास्ट सीट है, देख लीजिए 2-3 मिनट और, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ था। देखिए मैंने अभी बताया कि जैसे अभी तक 2-3 दिन एग्जाम हुआ जहां से वेद और सिंधु घाटी के सभ्यता से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए, जब ये रेस्ट के बाद आएंगे तो क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता में जो विशाल स्नानगार था ये आपका मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। मोहनजोदारो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसकी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी स्थान बता के रखा हूँ। पूर्वी जो है ये आलमगीरपुर है, पश्चिमी जो है आपका सुरकोटदा है जो पाकिस्तान के अंदर है, उत्तरी जो है आपका ये मांडा है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी जो है आपका ये दायमाबाद है जो आपका महाराष्ट्र के अंदर है। दायमाबाद पूछा गया था कि दायमाबाद कहाँ पे है, तो डायरेक्ट महाराष्ट्र आंसर मारना था, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसीलिए पूछा गया था, नहीं तो हमारे गाँव का नाम थोड़ी पूछा जाएगा, है ना। सिंधु घाटी कांस्य युगीन बता दिया। सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा है, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसी शहर के नाम पे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। रावी को पहले पुरुषनी भी कहा जाता था प्राचीन काल के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दयाराम साहनी ने 1921 में मार्शल के सहयोग से इनको खोजा था, जॉन मार्शल के निरीक्षण में, या फिर उनके कहिए सुपरवाइजरिंग में, है ना। इसके अलावा मोहनजोदारो से विशाल स्नानगार अन्नगार भी प्राप्त हुआ। एक तो स्नानगार जो बाथ टब था नहाने वाला, और एक आपका जो है अन्नागार जहाँ पे अन्नकोश हुआ करता था, जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये अन्नगार भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ कांसे की नर्तकी वीवीआई, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आपका आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का खोज कौन किया है भाई, राखाल दास बनर्जी। कब किए हैं, हड़प्पा के 1 साल बाद 1922 में, ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर है ना, पूरा ओवरऑल। लेकिन इंडिया में सबसे विशाल नगर कौन सा है, तो आपका राखीगढ़ी बनवाली है ना, सबसे जो है आपका सर्वाधिक विस्तृत बनवाली है, दूसरा स्थान राखीगढ़ी का है ना। इसके अलावा इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और इसकी लिपि कैसी थी, बहुत चित्रात्मक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये बात भी ध्यान रखना है। लोथल और कुरकुटरा जो है ये बंदरगाह नगर था, यानी पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें लोथल गुजरात के अंदर है और सुरकोटरा जो है पाकिस्तान के अंदर है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्नों का कुछ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।